आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है और शो के शुरुआत में हमें काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार चीज़ें देखने को मिली और शो के मेन इवेंट में भी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मैच था। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो की शुरुआत हमें सेथ रॉलिंस करते हुए दिखते। सेथ रॉलिंस रेफरी के आउटफिट में आए हुए थे। वो रिंग में आते कहते कि मैं अपने जो चाहे मैं कर सकता हूँ, अपनी भगवान है, अपनी ऐसा ऐसा वैसा करते हैं। वो CM पंक और ड्रू मैकेंटायर को बाहर बुलाते हैं, वो दोनों बाहर भी आ जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस उनसे कहते हैं कि मैं जो कहूँगा वही होगा, कि तुम आज दोनों एक दूसरे को हाथ नहीं लगाओगे, नहीं तो ये मैच कैंसिल समर स्लैम के लिए। इसके नाराज़ होकर CM पंक रिंग से बाहर चले जाते। सेथ रॉलिंस कहते भाई CM पंक तो जल्दी अंदर आ जाए, नहीं तो मैच कैंसिल। CM पंक रिंग के अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि अब क्या होगा, मैं जो करेगा विच कारण होगा, मैं चाहे तो पिन करेगा, मैं चाहे तो काउंट आउट करेगा, मैं चाहे तो डिस्क्वालिफिकेशन करेगा। तो उसके बाद ड्रू मैकेंटायर सेथ रॉलिंस से कहते कि रॉलिंस अपन दोनों इससे नफरत करते, CM पंक से तू नहीं करता। और उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते कि मैं उससे तो करता ही करता हूँ, तुझसे भी करता हूँ। और फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम जाओ मराओ, पर मुझ पर अगर किसी ने हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा सर यहीं पटक दूंगा मैट के ऊपर, ऐसा CM पंक को सेथ रॉलिंस कहते हैं। फिर CM पंक सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिंस, ये लोग मेरा नाम लेते हैं, तेरा गाना गाते हैं, लेकिन ड्रू मैकेंटायर के बारे में क्या, तो ऑडियंस ड्रू मैकेंटायर को बू करने लगती है और CM पंक का नाम लेती है। तभी ड्रू मैकेंटायर निकालते हैं ब्रेसलेट अपने जेब से और दिखाते हैं CM पंक को। और CM पंक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन क्या करें, वो नियम से बंधे हुए थे। तो फिर नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है मैच ओटिस और कोन अकीरा टोजारा वर्सेस द क्रीड ब्रदर्स के बीच में। ये मैच का अच्छा था, काफ़ी अच्छा नहीं था कह सकते हम, ये मैच सिर्फ अच्छा था, देखने लायक था। ये मैच में क्रीड ब्रदर्स की काफ़ी दिनों बाद रिंग में वापसी मिली देखने के लिए और उन्होंने वैसा डोमिनेशन भी दिखाया। लेकिन ओटिस ने कहीं कहीं पे अच्छी रेसलिंग की जब उनका कैटरपिलर मूव आता है। लेकिन जब मैच के एंडिंग में क्रीड ब्रदर्स ओटिस को डबल सुपर प्लेक्स लगाते टॉप रोप पर से, तो उसके बाद ओटिस के पास कोई जवाब नहीं रहता, ओटिस पिन हो जाते हैं। और फिर हमें चैट गेबल का अटैक भी देखने के लिए मिलता है ओटिस के ऊपर। सेव करने के लिए मैक्सिन डुप्रिक आती है। फिर चैट गेबल मैक्सिन डुप्रिक के ऊपर भी अटैक करने जाते हैं, लेकिन बच जाती है वो। क्यों? क्योंकि वाइट 6 के मेंबर आते हैं। वाइट 6 के मेंबर आके वो सबसे पहले WWE अनमास्क होते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है एरिक रोवन, डेक्स्टर लूमिस और जो किसी के, और वो क्रीड ब्रदर्स के ऊपर अटैक करते हैं। चैट गेबल वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रैंप एरिया में उनका इंतजार करते रहते हैं अंकल हाउंडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें मैच देखने के लिए मिलता है शेमस वर्सेस कोन तो ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग था, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार जिस तरह की रेसलिंग करते, जिस तरह के हार्ड हिटिंग मूव्स लगाए थे, जिस तरह से शेमस अपनी हाई जंप नहीं लगाए थे, वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक बात थी। लेकिन अगर सीधा अगर मैच के अंत की तरफ बढ़े तो शेमस अपनी हाई जंप नहीं लगाते, इसका फ़ायदा ब्रॉन्सन रीड को ही होता है। तो क्यों ब्रॉन्सन रीड का पैर अटक जाता है रोप्स के बीच में, तभी रेफरी उनके तरफ देखते हैं कि क्या हुआ, तभी पीट डन आके उनके ऊपर अटैक कर देते शेमस के ऊपर लकड़ी से, और फिर द सुनामी आ जाता है, उससे शेमस को पिन करके ब्रॉन्सन रीड हरा देते और फिर पीट डन रिंग के बाहर खड़े होकर शेमस को देखते रहते। फिर हमें मैच देखने के लिए मिलता है किसके बीच में, तो कार्लिटो वर्सेस जे उसो के बीच में। कार्लिटो वर्सेस जे उसो के बीच में मैच देखने लायक था नहीं था, वो आप खुद तय कीजिए, क्योंकि मैच काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया। कार्लिटो ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन जे उसो के सामने उनका कोई एक न दाल नहीं गली, हम ऐसा कर सकते। जे उसो ने सीधा कार्लिटो के ऊपर स्पीयर लगाया, 1 2 3 और मैच सीधा ख़त्म। मुझे ऐसा लगता है कि जे उसो को एक अच्छी फ्यूड मिलनी चाहिए, उन्हें एक स्क्वॉश मैचेस में नहीं डालना चाहिए, और सेम बात कार्लिटो के ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, तो फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जेवियर वुड्स रिंग में आते हैं। वो कहते हैं कि कोफी किंगस्टन ने यूके जापान टूर के वक्त रिटर्न किया था, लेकिन वो वापस इंजर्ड हो गए। फिर उसके बाद केरियन क्रॉस कहते हैं कि भाई देख, जेवियर वुड्स को तो तभी रिटायर हो जाना चाहिए जब वो ब्रॉक लेसनर के खिलाफ 6 सेकंड में मैच हार गए। इसका गुस्सा आ जाता है जेवियर वुड्स को और वो अटैक कर देते हैं। और फिर हमें मैच देखने के लिए मिलता है जेवियर वुड्स वर्सेस केरियन क्रॉस के बीच में। मैच में जेवियर वुड्स केरियन क्रॉस के खिलाफ कुछ ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता नहीं चल रहा कि न्यू डे की स्टोरी लाइन किस तरफ चल रही है, जेवियर वुड्स की स्टोरी लाइन किस तरफ चल रही है, कि WWE करना क्या चाहती है। वो एक तो केरियन क्रॉस के साथ भी कुछ अच्छा नहीं कर रही और ना ही जेवियर वुड्स के साथ। तो ठीक है, सीधा मैच के एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। जेवियर वुड्स अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते, लेकिन केरियन क्रॉस उनको हरा के पिन करके जीत जाते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस कोन दो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन के बीच में।
दोनों ही सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेसलिंग की। मुझे रेसलिंग की सबसे मैच अच्छा लगा क्योंकि सैमी ज़ेन जिस मैच में होते हैं वो रेसलिंग के हिसाब से अच्छा हो जाता है, लेकिन मदद करने के लिए डोमिनिक मिस्टेरियो की तरफ से जजमेंट डे के मेंबर आ जाते हैं, जेडी मैकडोना और कौन तो कार्लिटो। और जब सैमी ज़ेन अपना ब्लू थंडर बॉम्ब लगाते हैं किसके ऊपर, तो किसके ऊपर, डोमिनिक मिस्टेरियो के ऊपर, तभी जाके अटैक कर देते हैं कौन, तो जजमेंट डे के मेंबर। सेव करने के लिए जो उसको आते हैं वो स्पीयर लगाते हैं और फिर वापस अटैक करने के लिए कौन आता है, ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, उन्हें वो रिंग मार के रिंग से भगा देते हैं और स्टैंड टॉल करते हैं जे उसो और सैमी ज़ेन। अब क्या कहूँ मैं, ये मैच देखने लायक था, ठीक है जाने छोड़िए। नेक्स्ट मैच हमें देखने के लिए मिलता है वुमेंस डिवीजन से एक 6 वुमन टैग टीम मैच। तो एक तरफ नाम भी नहीं लेता मैं, जान छोड़ सीधे सीधे मैच की तरफ भी बढ़ते हैं। इतना बोगस मैच था, मुझे मैच बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने मैच लाइव देखा सुबह सुबह उठ के तो पूरा दिमाग ख़राब हो गया। इस तरह के मैचेस WWE को डिलीवर नहीं करने चाहिए। वुमेंस डिवीजन में अच्छे मैचेस हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मैच में वुमेंस ने रेसलिंग की, उन्होंने मेरे ख्याल से कि अपनी तरफ से कुछ यानी कुछ एफर्ट डालने चाहिए तो वो डालने की भी कोशिश नहीं की। उन्हें सिर्फ आना था, मैच लाना था और चले जाना था। तो मुझे ये मैच में ऐसा ही लगा। तो अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़ते सीधे सीधे, तो मैच की एंडिंग की तरफ जोई स्टार कटाना चांस के ऊपर G360 लगाई थी और मैच भी पिन करके जीत जाती है। और फिर मैच खत्म होने के बाद डैमेज कंट्रोल आके जोई स्टार, शेना बेजलर और चाइना और क्या नाम है उसका, सोनिया डेविल के ऊपर अटैक करता है और फिर डैमेज कंट्रोल स्टैंड टॉल करते हैं। फिर हमें शो का मेन इवेंट देखने के लिए मिलता है। तो शो का मेन इवेंट होता है गुंथर वर्सेस कौन, तो फिन बैलर के बीच में मैच। WWE ये मैच ऐसा पेश कर रही थी कि ये काफ़ी साल बाद फर्स्ट टाइम एवर मैच था, और ये मैच फर्स्ट टाइम एवर था। ये मैच कुछ 4 साल पहले NXT में भी होने वाला था, लेकिन फिन बैलर को शायद इंजरी हो गई थी, इसके वजह से ये मैच हो नहीं पाया। और ये मैच क्या डिलीवर किया दोनों ही सुपरस्टार ने, जिस तरह से रेसलिंग मूव लगाए, जिस तरह से काउंटर किया फिन बैलर ने गुंथर के मूव्स को, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने लायक बात थी। लेकिन अगर हम मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े, तो मैच के एंडिंग में कुछ पल ऐसे आए जब गुंथर ने फिन बैलर के ऊपर स्लीपर होल्ड लगाई, जैसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन वो स्लीपर फिन बैलर ने यानी गुंथर ने पूरी तरह नहीं लगाया, वो कैमरा में क्लियर दिख रहा था। जब आप इस लेवल पे प्रोफेशनल रेसलिंग करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ऑडियंस की वो पकड़ में ना आए। शायद आप ऑनलाइन देख सकती है या फिर जब रिपीट टेलीकास्ट आएगा तब भी आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह पता चल रहा है। शायद देखिए अगली फ्रेम में आपको दिख ही जाएगा, अगली फ्रेम, और ये आई अगली फ्रेम, देखिए गुंथर का हाथ कहाँ है और फिन बैलर बेहोश होने का नाटक भी कर रहे हैं। तो ठीक है, मैच के एंडिंग के बाद डेमियन प्रीस्ट ने आके गुंथर के ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर स्टैंड टॉल किया। गुंथर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक करके स्टैंड टॉल किया डेमियन प्रीस्ट ने।